डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एग्ज़ामिनेशन स्कीम और सिलेबस डिस्कस किया था जो आपके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ उसका। और आज हम विधिवत शुरुआत कर रहे हैं इस पेपर की। और किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी क्या परिपाटी रही है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, क्या उसके कंसिक्वेंसेस रहे हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम्स थी जिनको बाद में सुधारा गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कंपनी लॉ में आपको जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है उसको पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ जो अभी एग्जिस्टिंग है, द कंपनीज एक्ट 2013, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जो संगठनात्मक संरचना है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें जो एक व्यक्ति होता है वही कैपिटल लगाता है, वो ही काम करता है सारा, और प्रॉफिट अर्न भी वही करता है। लेकिन एक व्यक्ति की जो कैपिटल पूंजी लगाने की जो क्षमता है, वो क्षमता एक लिमिट तक हो सकती है। यदि उसको बिज़नेस बढ़ाना है या बिज़नेस में ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, तो उसको और जो पूंजी है वो ज़रूरत पड़ेगी उसको, तो कहाँ से लेके आएगा। इसी आधार पर हम अलग अलग संरचना पढ़ेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यक्ति जो है वो एक लिमिटेड पूंजी लगा सकता है। अगर उसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है तो वो पार्टनरशिप कर सकता है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। और अगर इससे भी उसके जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके व्यापार के उद्देश्य हैं, वो पूरे नहीं हो पाए, तो वो फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जा सकता है, LLP में जा सकता है। और उसकी जो आवश्यकता है वो इन संरचनाओं से जो उपलब्ध हुई है उसको पूंजी उससे पूरी नहीं हो रही है, तो वो फिर कंपनी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अधिक पूंजी के लिए कंपनी नहीं बनाई जाती है। कंपनी के अपने उद्देश्य हैं, अपनी एक संरचना है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी बनाई जाती है। तो अगर हम 200-250 साल पीछे चलें तो हमको पता लगता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके बाद में एक एक्ट लागू हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ का, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एक्ट 1850। उसमें क्या था, उसमें पार्टनरशिप के बाद वाली जो चीज़ है, यानी कि आप अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो दूसरे व्यक्तियों को बेच दें और उनसे जो आपको धनराशि प्राप्त हुई है उसको आप अपनी पूंजी में शामिल करके अपने व्यापार के उद्देश्यों को पूरा करें। इसके बाद यही एक्ट रिप्लेस होता है इंग्लिश कंपनीज़ एक्ट 1856 से, और इंग्लिश कंपनीज़ एक्ट 1856 के जो स्पेशल प्रोविज़न्स थे उनको मिक्स किया गया वापस से जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एक्ट 1857 में। तो ये नया एक्ट आया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में द कंपनीज़ एक्ट 1956, जो कि बहुत फेमस रहा है, और द कंपनीज़ एक्ट 1956 का भी सेक्शन 25 बहुत फेमस रहा है कंपनी को डिफ़ाइन करने के लिए, कंपनी को परिभाषित करने के लिए। और इसके बाद में
जो सक्सेसिव, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो सब चीज़ें हुई, व्यापार ने अपना स्वरूप बदला, तो ये ज़रूरी था कि हमको अपने एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट में बदलाव करने ही थे, और उन सभी बदलावों का समावेश करते हुए हमने द कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। यहाँ पर हमारा सारा फोकस द कंपनीज एक्ट 2013 पर ही रहेगा, और इसके जो प्रोविज़न्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं और जो गाइडलाइंस हैं, उनमें हमको पढ़ना वही है जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है। क्योंकि पुराने एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पुराना एक्ट अब रिप्लेस हो चुका है नए एक्ट से, तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना एक्ट लागू था वहाँ पे जो कंपनीज बनी थी तो वो इनवैलिड हो गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी भी वैलिड है, और जो आवश्यकताएं 2013 कंपनीज एक्ट की हैं उन सभी को उन कंपनीज ने पूरा किया है, और वो आज भी अस्तित्व में है। तो हमको अब फोकस करना है द कंपनीज एक्ट 2013 पर। कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं इस तरह के जो कि इसको स्पेशल कह लीजिए आप या एक्सक्लूसिव कह लीजिए, वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना तो चाहते ही हैं, साथ में उसको मजबूत भी करना चाहते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं, जैसा कि हम चाहे तो प्राइमरी सेक्टर को ले लें, चाहे सेकेंडरी सेक्टर को ले लें, चाहे टर्शरी सेक्टर को ले लें, सभी सेक्टर्स में जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, वो अपना योगदान देती हैं। तो कंपनी का एक प्रत्यक्ष योगदान रहता है किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, और इसीलिए 2013 के एक्ट में कहा गया है कि हम कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस एक्ट को ये जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था अगस्त 29, 2013 को, जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की इसको अनुमति मिली और ये इन्फोर्स हो गया, अस्तित्व में आ गया। इस एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। ये बेसिक रूप में है, इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। इस एक्ट से जो कंपनीज गवर्न होती हैं उनका ध्यान रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इस एक्ट में ख़ास बात ये है कि प्रमोटर को पहली बार परिभाषित किया गया है। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। इस एक्ट में पहली बार शामिल किया गया है एक शब्द ओपीसी। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। पहले ये नहीं होता था कि एक व्यक्ति कंपनी कैसे बनाएगा, लोगों को समूह होना चाहिए था। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि लोगों का समूह होना चाहिए, लेकिन 2013 में एकल व्यक्ति भी अपनी एक कंपनी बना सकता है। स्मॉल एसोसिएट एंड डोरमेट कंपनीज़ का प्रावधान भी यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ की जब बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम यहाँ पर करेंगे। मैंडेटरी है किसी भी कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। कंपनी अगर किसी सोसाइटी के, किसी नेशन के अगर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे। बोर्ड को डिफ़ाइन किया गया है इस कंपनीज एक्ट 2013 में। बोर्ड पहले भी डिफ़ाइन था,
अभी भी डिफाइन है, लेकिन 1956 वाले कंपनीज़ एक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर यानी कि 2013 के कंपनीज़ एक्ट में बोर्ड वेल डिफाइन है। बोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी वेल डिफाइंड है, जैसे कि की मैनेजरल पर्सनल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स वेल डिफाइंड है। यहाँ पे उनकी योग्यता, उनका रेम्यूनरेशन यानी कि उनको जो भत्ता मिलेगा वो, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, वो सभी अलग से डिफाइंड है। तो कंपनीज़ एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको 1956 से अलग बनाती हैं। आज के व्याख्यान में आज हम यहीं तक इसको बोर्ड तक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम और भी दूसरी जो चीज़ें हैं, ट्रिब्यूनल है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, विमेन डायरेक्टर्स हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।